हाँ, इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस को यानी न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी संख्यात्मक जो सवाल दिए होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला सूत्र है दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के फोकस दूरी यानी दर्पण का जो फोकस दूरी है एफ, उसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। यानी स्मॉल एफ का मतलब जब भी होगा फोकस दूरी होगा, वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई मतलब नहीं, सबके लिए सेम। तो किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र है 1/f, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर u का मतलब है वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया उसको u से इंडिकेट करेंगे, u माना जाएगा। और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा उसको v मानोगे, तो v प्रतिबिंब की दूरी है और u है वस्तु की दूरी और f है फोकस दूरी। ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दूसरा फार्मूला है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। फार्मूला है f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अगर त्रिज्या मान लो 20 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस उसका आधा 10 सेंटीमीटर किया जा सकता है। और तीसरा फार्मूला है रेखीय आवर्धन। किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, आवर्धन मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना छोटा या बड़ा बनेगा, मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी मैग्नीफाइड कितना बड़ा या छोटा हुआ होगा। तो मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे और इसका परिभाषा होता है किसी भी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। यानी h2/h1 का जो फार्मूला है m का फार्मूला होता है, ये परिभाषा m बराबर h2/h1। और इसको जब सिद्ध करेंगे v और u में संबंध लाएंगे तो देखेंगे एक और फार्मूला बनेगा, m का एक और फार्मूला बनेगा -v/u, जहां पर v वही है प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। h2 और h1, जिसमें h1 का मतलब वस्तु की लंबाई से होगा और h2 होगा प्रतिबिंब की लंबाई से। इसके अलावा अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू को पॉजिटिव निगेटिव यानी चिन्ह परिपाटी हम किसे प्लस में इंडिकेट करेंगे, किसे माइनस में इंडिकेट करेंगे, उसको भी हमें वहां पर रखना पड़ेगा। तो फोकस के लिए पहले अवतल दर्पण का फोकस बाएं तरफ होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। और नियम के अनुसार जो चिन्ह परिपाटी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में इस्तेमाल करते हैं कि मूल बिंदु के दाएं रहेंगे तो प्लस में, बाएं रहेंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में, वही तरीका यहाँ पर भी अपनाना है। तो इस तरह से बस याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। अवतल का जो फोकस होता है वो माइनस में होता है, उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है। एफ के बारे में, फोकस के बारे में याद रखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक यानी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है यू, वस्तु की दूरी। किसी भी चित्र में देखा गया वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है क्योंकि उसी अनुसार फार्मूला बना हुआ है। इस फार्मूले का निबंध सिलेबस में नहीं है, वरना इसका प्रूव भी कर लेते हैं। तो इसलिए जब u को लिखेंगे, u की वैल्यू जब लिखेंगे प्लस में या माइनस में, तो u चूंकि बाएं तरफ हमेशा रखा जाता है वस्तु को, तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में u को हमेशा माइनस में ही रखेंगे। फिर है v, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कभी बाएं तरफ भी बनता है, कभी दाएं तरफ भी बनता है। तो जब प्रतिबिंब बाएं तरफ बनेगा, यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के केस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v की वैल्यू माइनस में आएगा। अगर v की वैल्यू माइनस में आ जाए तो कंफर्म है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा। अगर v की वैल्यू प्लस में आता है तो एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्लस होता है दाएं तरफ यानी मिरर के दर्पण के अंदर। इसी तरह h1 वस्तु की लंबाई, वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा, तो उसको प्लस में इंडिकेट करेंगे। h2 प्रतिबिंब की लंबाई, कभी नीचे भी बनता है कभी ऊपर भी बनता है, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए जब भी h2 माइनस में आ जाए तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और h1 ऊपर रखा गया है, वस्तु हमेशा सीधा रखा जाता है, तो h1 हमेशा धनात्मक होगा ही। तो ये प्लस माइनस वैल्यूज भी
सिंबल भी, जिसको चिन्ह परपाटी करके किताबों में दिया होगा, ये भी बहुत अच्छे से मेंशन है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इस बार एक सवाल को हल करते हैं। प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, अवतल दर्पण है, तो जब फोकस लिखेंगे, फोकस की वैल्यू माइनस में आएगा। अवतल दर्पण का फोकस माइनस में, और कितना होगा, 40 का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी -20 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस होगा, कोई भी केस हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, नेचर भी पूछा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, फोकस का 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस के साथ, f है -20, v हमें नहीं पता, सिद्ध करना, ज्ञात करना है, छोड़ दोगे, u है -10, तो ये -1/20 हो गया बराबर 1/v -1/10। -10 इधर आएगा तो +1/10 हो जाएगा, -1/20 है बराबर 1/v। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम होगा और इधर आएगा 2 - 1 बराबर 1/v, या 1/20 बराबर 1/v, अथवा v बराबर मिल गया हमें 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मिला है, वो भी प्लस में मिला है, इस बार माइनस में नहीं आया। तो प्लस में आना है मतलब दर्पण के अंदर बनेगा, और दर्पण के अंदर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब का नेचर, स्थिति हो गया 20 सेंटीमीटर पे, प्रकृति कैसा है, वही आभासी या वास्तविक, इसके बारे में लिखेंगे। तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। जो फार्मूले हमारे पास है तीनों, उन्हीं तीनों फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, किसी और सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे।